चन्नीथला साहब से मैं विनती करूंगा, 1957 में पहले कांग्रेस खासदार जो हुए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी नाती यहाँ पर अभी प्रवेश करेंगे आपके हाथों से। संविधान नटावतकर पुढे या। काँग्रेस पक्षाचा काँग्रेस पक्षाचा मैं देश के आदरणीय नेता श्री राहुल जी गांधी साहब, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभा को संबोधन करें। काँग्रेस पक्षाचा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. इकडच्यांनी बसून घ्यायचं आहे, तिकडच्यांनी बसून घ्यायचं आहे. रमेश चन्नीथला जी, पाडवी जी, दिलीप नायक जी, बापू चावरे जी, प्रतिभा जी, हमारे कैंडिडेट्स केसी पाडवी जी, पाटिल जी, श्रीश नायक जी, किरण ताडवी जी, प्रवीण बापू चावड़े जी, राजेंद्र गावित जी, बुद्धिया पवार जी, स्टेज पे इंडिया अलायंस के नेता, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, अलायंस बब्बर शेर, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, ये जो लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई है। चुनाव हो रहा है मगर दो विचारधाराओं की, दो सोच की टक्कर है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है, इंडिया गठबंधन कहता है कि देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने यह संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आदिवासी भाई और बहन इस बात को सबसे अच्छा समझेंगे। आज हमने यहां बिरसा मुंडा जी, भैया थोड़ा सामने से हटिए, थोड़ा सामने से हटिए। ये आज हमने इनके सामने, बिरसा मुंडा जी के सामने हाथ जोड़े, मत्था टेका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिरसा मुंडा जी की सोच इसमें नहीं है? तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यह संविधान खाली है, खोखला है, इसमें कुछ नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी आप अच्छी तरह सुनिए क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी, यह संविधान खोखला नहीं है। इस संविधान में हजारों साल की सोच, बिरसा मुंडा जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, फूले जी की सोच, अंबेडकर जी की सोच, गांधी जी की सोच सब भरी हुई है। यह हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी, यह खोखला नहीं है। इसके अंदर हिंदुस्तान का ज्ञान, हिंदुस्तान की आत्मा है। और जब आप इसे खोखला कहते हो
तो आप हिंदुस्तान, बिरसा मुंडा जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब का अपमान करते हो। लड़ाई भाइयों और बहनों इसको बचाने की है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नाम दिया गया है, आपको संविधान में आदिवासी नाम दिया गया है। इस संविधान में आप कहीं भी पढ़ लो, इस संविधान में आपको वनवासी नहीं कहा जाता है, आपको आदिवासी कहा जाता है। मगर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। इन दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी ने जो त्याग किया, जो शहीद हुए, उनके शब्द हैं। इसीलिए इस संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। आदिवासी नाम का मतलब समझिए। आदिवासी नाम का मतलब हिंदुस्तान के पहले निवासी, हिंदुस्तान के पहले मालिक। मतलब ये जो जल है, ये जो जंगल है, ये जो जमीन है, उसका पहला अधिकार आदिवासियों का है। यह बात, इसके लिए बिरसा मुंडा जी लड़े थे कि जमीन हमारी, जल हमारा, जंगल हमारा, और जल, जमीन और जंगल का फायदा हमें नहीं मिल रहा। इसलिए शहीद हुए। वो अंग्रेजों से लड़े। आज वही सोच लेकर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घूम रही है। वो कहते हैं आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपको ना जल पर, ना जंगल पर, ना जमीन पर अधिकार होना चाहिए। वो आपसे अधिकार छीनते हैं। आपको कहते हैं आप वनवासी हो, और फिर पूरे देश में जंगल काटने का काम करते हैं, आपकी जमीन छीनने का काम करते हैं। पैसा कानून कौन लाया? जमीन अधिग्रहण बिल कौन लाया? न्यामगिरी में कौन लड़ा? कांग्रेस पार्टी लड़ी, इंडिया गठबंधन के लोग लड़े। जमीन अधिग्रहण बिल से आपकी जमीन की रक्षा, पैसा कानून से, ट्राइबल राइट्स एक्ट से जंगल, जल, जमीन का अधिकार आपको। यह काम हमने किए हैं। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, काम शुरू कर देते हैं। आपकी जमीन छीनते हैं, अरबपतियों को पकड़ा देते हैं, आपका जल ले जाते हैं, आपका जंगल ले जाते हैं, और आपको कहते हैं भैया आप वनवासी हो। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप वनवासी हो, आस्ते 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 सब जंगल जा रहा है। 10, 15, 20 साल में हिंदुस्तान में बहुत कम जंगल बचेगा, तो फिर आप कहां के रहोगे? अगर जंगल ही नहीं रहा तो वनवासी कहां जाएंगे? आप दूसरे प्रदेशों में जाओगे, मजदूरी करोगे। वनवासी का मतलब आपके बच्चों को शिक्षा ना मिले। वनवासी का मतलब आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर ना बने, अपना बिजनेस ना चालू करें। वनवासी का मतलब आपके बच्चे पायलट ना बने। आदिवासी का मतलब आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, आपके बच्चे बिजनेस चलाएं, सरकार चलाएं। यह है फर्क आदिवासी वनवासी में। अब दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, और इस बात को आप दिल में रखिए। हिंदुस्तान में आदिवासियों की 8% आबादी है। अगर आप 100 लोग चुनो तो 800 में से आदिवासी है। सही बात? तो मैंने पता लगाया, आबादी 8%। तो मैंने पता लगाया ठीक है भैया, अगर 8% आबादी है तो भागीदारी कितनी होनी चाहिए? अगर 8% आबादी तो कितनी भागीदारी? 8% होनी चाहिए। सही है गलत?
सही है ना, बराबर है ना? अगर 100 में से 8 आप हो तो फिर भागीदारी भी होनी चाहिए 8 की। तो मैंने पता लगाया, मैंने कहा देखो भाई पता लगाते हैं हिंदुस्तान की सरकार में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। जो आप जीएसटी का पैसा देते हो, रोज देते हो, वो पैसा दिल्ली की सरकार को जाता है, उसको 90 अफसर बांटते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो उसमें से आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? बताइए बताइए बताइए। शांत हो गए आप? यह आपको मालूम होना चाहिए, यह सच्चाई आपको मालूम होनी चाहिए। भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। मतलब आपकी भागीदारी 100 में से 8%, आपकी आबादी 100 में से 8, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। 90 में से सिर्फ एक अफसर आदिवासी है और उस अफसर को पीछे कोने में बैठा रखा है, उसको काम नहीं देते। बड़ी मिनिस्ट्री उसके हाथ में नहीं है, उसको कहते हैं आप आदिवासी हो, आप पीछे बैठो, आप वनवासी हो, आप पीछे बैठो। यह बदलना है। बदलने का तरीका जाति जनगणना, कि सबको पता लग जाए कि सचमुच में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मीडिया देखते हो ना? देखते हो मीडिया? ये बड़े बड़े टीवी वाले एंकर हैं, इसमें से मुझे एक आदिवासी का नाम बता दो, एक आदिवासी का नाम बता दो, एक दलित का नाम बता दो, एक पिछड़े वर्ग का नाम बता दो। नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, अदानी की कंपनी में, अंबानी की कंपनी में, मुझे एक आदिवासी नाम बता दो। नहीं मिलेगा। मजदूरों की लिस्ट निकालो, मनरेगा की लिस्ट निकालो, आदिवासी उसमें भरे हुए हैं। ये इमारतें आप बनाते हो, सड़कें आप बनाते हो, खून पसीना आप देते हो, मगर हिंदुस्तान में आपको भागीदारी नहीं मिलती है। यह सच्चाई है। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मेरा लक्ष्य है कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़े वर्ग को हिंदुस्तान में भागीदारी मिले, हिंदुस्तान में पावर मिले, सरकारों में जगह मिले, बिजनेस में जगह मिले। यह फर्क है आदिवासी में, वनवासी में। महाराष्ट्र की थोड़ी सी बात करता हूं आपको। हमारी सरकार आएगी तो हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों को कर्जा माफ करके दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए धारावी की जमीन नरेंद्र मोदी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार अदानी को पकड़ा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन दे रही। आदिवासियों को क्या दिया? दलितों को क्या दिया? पिछड़ों को क्या दिया? किसानों को क्या दिया? मजदूरों को क्या दिया? महिलाओं को क्या दिया? कुछ नहीं। इसलिए हमने मन बना लिया, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा, जितना कर्जा माफ उनका करेगा, हम आपका करेंगे। तो सबसे पहला काम, महालक्ष्मी योजना, अच्छी तरह सुनिए। ये आदिवासी बहनें जो आई हैं, आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 1 तारीख को खटाखट 3,000 रुपए अंदर आप जगेंगी, बैंक अकाउंट में देखेंगी। और महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने सुबह ही आपके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए डाल दिए होंगे। उसके बाद आप कहेंगे चलो मार्केट जाती हैं, चलो मार्केट चलें। आप जब बस में मार्केट जाएंगी, आपको पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए बस का टिकट फ्री में कर दिया है। आप बैठेंगी, कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा,
आप बिना पैसे दिए बैंक जाएंगी, 3,000 रुपए बैंक अकाउंट से निकालेंगी और वापस आ जाएंगी। और जब भी आपको बस की जरूरत पड़ेगी, महाराष्ट्र में आपको कहीं भी जाना हो, महाराष्ट्र की महिलाओं से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। अब किसान कहेंगे, राहुल जी आपने महिलाओं को 3,000 रुपए दे दिए, इंडिया गठबंधन की सरकार ने महिलाओं को 3,000 रुपए दे दिए, हर महीने जनवरी फरवरी मार्च महिलाओं के बैंक अकाउंट में आ जाता है, फ्री में बस में घूमती हैं, हमारा क्या होगा? सब किसान कहेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, 3 लाख रुपए तक का कर्जा आपका माफ होगा। और जब आप धान, सोयाबीन, कपास बेचोगे तो आपको सही दाम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस पार्टी की, इंडिया गठबंधन की सरकार देगी। जाति जनगणना की मैंने बात कर दी। हम महाराष्ट्र में जाति जनगणना कराएंगे और पता लगाएंगे कि आदिवासियों की कितनी भागीदारी है संस्थाओं में, सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में। आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। पार्लियामेंट में मैंने कह दिया है, लोकसभा में नरेंद्र मोदी के सामने, कांग्रेस पार्टी की सरकार जाति जनगणना करेगी और ये जो 50% का आपने रिजर्वेशन पे दीवार लगा रखी है, इसको हम तोड़ के उड़ा के फेंक देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से आगे ले जाएंगे। लोकसभा में मैंने बोला है, ये वायदा मैं आपसे कर रहा हूं, जाति जनगणना और 50% की दीवार कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में तोड़ेगी, महाराष्ट्र की सरकार यहां तोड़ेगी। जाति जनगणना हम करके दिखाएंगे। सबसे ज्यादा कष्ट गरीबों को इलाज से होता है। गरीब किसान को दिल का ऑपरेशन करना हो, पेट का ऑपरेशन करना हो, किसी को कैंसर हो जाता है, कैंसर का इलाज करना होता है, तो गरीब किसान कर्ज में डूब जाता है, आत्महत्या कर लेता है। इसलिए आपकी नई सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, महाराष्ट्र में सबको 25 लाख रुपए तक का बीमा देने जा रही है। दिल का दौरा पड़े, कैंसर हो, किडनी की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, आप अस्पताल जाओगे, 25 लाख रुपए तक का इलाज आप मुफ्त में करवाओगे। और युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए प्रति महीना, जब तक वो रोजगार पालेंगे। और 2.5 लाख सरकारी रोजगार, जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार नहीं दे रही है, वो हम आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, गरीब जनरल कास्ट के लोगों के हवाले कर देंगे। महाराष्ट्र की सरकार आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो महाराष्ट्र को रोजगार देने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनको दूसरे प्रदेशों में भेजती है और आपके लोग मजदूरी दूसरे प्रदेशों में जाके करते हैं। उदाहरण देता हूं, वेदांता और फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट, जिससे महाराष्ट्र के युवाओं को 10,000 रोजगार मिलते, 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्लांट है, यह उन्होंने महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात भेज दिया। टाटा एयरबस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 10,000 रोजगार, 1.8 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह महाराष्ट्र की सरकार ने गुजरात भेज दिया। आईफोन बनाने का प्लांट, 2 लाख करोड़ रुपए का प्लांट, 75,000 युवाओं को रोजगार मिलता, यह उन्होंने महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात भिजवा दिया। ड्रग पार्क, 80,000 लोगों को रोजगार मिलता, छीन के गुजरात पहुंचा दिया। गेल पेट्रोकेमिकल प्लांट प्रोजेक्ट, 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 21,000 युवाओं को रोजगार मिलता, यह उन्होंने आपसे छीन के दूसरे प्रदेश में भिजवा दिया। अगर हम सब रोजगार मिला दें तो महाराष्ट्र से बीजेपी की सरकार ने 5 लाख रोजगार छीनकर दूसरे प्रदेशों में भिजवा दिए हैं।
इसीलिए आपको यहां रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए यहां आपको बेरोजगार बना दिया गया है। यह काम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में रहेंगे, गुजरात के प्रोजेक्ट्स गुजरात में रहेंगे। हम ये नहीं चाहते कि आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यहां से छीनकर दूसरे प्रदेशों में भेजे जाएं और आदिवासी युवा जाकर बंधुआ मजदूर बने गुजरात में, दूसरे प्रदेशों में। हम चाहते हैं कि आपको महाराष्ट्र में रोजगार मिले, सही रोजगार मिले, इज्जत का रोजगार मिले। इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए हम यहां अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं। याद रखिए, मेन लड़ाई, सच्ची लड़ाई संविधान की है। आपको जो भी मिला, जमीन, जल, जंगल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो भी मिलता है, मनरेगा, भोजन का अधिकार, ये सब इस किताब ने दिए हैं। और इस किताब के अंदर पवित्र सोच है, बिरसा मुंडा जी की सोच है, महात्मा गांधी की सोच है, अंबेडकर जी की सोच है, बुद्ध भगवान की सोच है। और जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह संविधान खोखला है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो वो बिरसा मुंडा जी का अपमान करते हैं, बुद्ध भगवान का अपमान करते हैं, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी का अपमान करते हैं, फूले जी का अपमान करते हैं। भाइयों और बहनों, आरएसएस इसके खिलाफ है, बीजेपी इसके खिलाफ है। इसलिए वो आपको वनवासी कहते हैं, इसलिए वो आपकी जमीन छीनते हैं, इसलिए जल, जंगल, जमीन का फायदा आपको नहीं देते। हम इसकी रक्षा करते हैं और रक्षा करते जाएंगे। आपको आपका अधिकार हम आपको दिलवाएंगे, क्योंकि आप आदिवासी हो। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। दूर दूर से आप आए, कष्ट उठाया, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। काँग्रेस पक्षाचा एकूच चाले, केडो आखे आवे नाही।